नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पिछले 7 घंटे से पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है और सूत्रों के हवाले मिल रही खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ईडी के सवालों से भाग रही है या जवाब देने में आनाकानी भी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा आपको बताएं कि रिया आज अपने भाई शोभित चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची और इस दरमियान जब ईडी ने उनसे सवाल पूछा तो सवालों से वो भागती नजर आई और तकरीबन पिछले 7 घंटे से ये पूछताछ चल रही है, जहां ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार के सवालों से रिया का सामना हो रहा है। इसके पहले रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर ईडी के सामने पेशी से छूट मांगी थी, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिया को ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा। रिया से पूछताछ के बाद अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंची, तब की ये 2 तस्वीरें हैं। अपने भाई शोभित चक्रवर्ती के साथ रिया ईडी के दफ्तर पहुंची। बता दें कि कुल 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला है और सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है कि पैसे की बड़े हेराफेरी में रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार शामिल था। और इस केस में बड़ा अपडेट आपको बताएं, जहां ईडी की एक टीम नवी मुंबई पहुंची है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की टीम नवी मुंबई पहुंची है। सुशांत रिया शोभित के नाम से जो कंपनी थी उसकी जांच के लिए ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और पिछले 7 घंटे से रिया से एक और तो पूछताछ भी चल रही है। वहीं आपको बताएं कि इस कंपनी में भी पड़ताल चल रही है। ईडी के दफ्तर में 4 लोगों से अलग अलग पूछताछ जारी है। रिया शोभित, श्रुति मोदी और रितेश शाह से पूछताछ चल रही है। तो ये 4 लोग हैं जिनका नाम लगातार सुशांत केस में सुर्खियां बटोर रहा है और अलग अलग इन चारों से पूछताछ चल रही है और बाद में इनके जवाबों को मिलाया जाएगा, जिससे क्लियर होगा कि इसमें चारों के जवाब में तालमेल है या नहीं, या चारों अपनी अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से आज ईडी की लंबी पूछताछ हो रही है। रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोभित के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज़ 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां, तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां, तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट।
तो सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में बिहार पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसा हड़पना था। इसी के लिए उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की। बिहार पुलिस ने रिया पर सुशांत को अपने घर ले जाकर दवाओं का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। तो सुशांत केस में हलफनामा क्या कुछ कहता है वो जरा आप देखिए। मानसिक बीमारी की झूठी कहानी, झूठी थ्योरी तैयार करने का आरोप लग रहा है। रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को अपने घर लेकर गई थी, जहां पर रिया ने सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया, ये कहना है बिहार सरकार के हलफनामे में। मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद भी कई सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत है। इस जांच से कई राज खुलेंगे। साथ ही यह भी बताया गया है कि बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। मामले में मुंबई पुलिस ने कोई संकीर्ण मामला दर्ज नहीं किया था और इसी की संवेदनशीलता देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। जिस रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत केस में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, देश दो बड़ी जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में जुटी है। जी हां, देश की दो बड़ी जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में जुटी हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कौन है। तो हम आपको बताते हैं, सुशांत से दोस्ती के अलावा रिया की बड़ी पहचान है कि वो फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन है। 12वीं के बाद रिया चक्रवर्ती ने पढ़ाई छोड़ दी। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो रिया के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ अब तक का उनका जीवन रहा है, उनकी उपलब्धियां क्या है, वो आप देखिए। 12वीं के बाद रिया चक्रवर्ती ने पढ़ाई छोड़ दी और रिया के पिता जो हैं वो रिटायर्ड अधिकारी हैं। रिया का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु में हुआ। रिया की शुरुआती पढ़ाई अंबाला कैंट स्कूल से हुई और 2009 में रिया ने एक टीवी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और अगर इस कॉन्टेस्ट की बात करें तो इसे वो जीत नहीं पाई, वो रनर अप रही। 3 साल तक रिया ने कई टीवी शो को होस्ट किया और 20 साल की उम्र में रिया को पहली तेलुगु फिल्म मिली और 21 साल की उम्र में पहली हिंदी फिल्म मेरे डैड की मारुति मिली और 2014 में रिया चक्रवर्ती को सोनाली केबल नाम की फिल्म मिली। साथ ही 2017 में दोबारा सी योर इविल, हाफ गर्लफ्रेंड और बंद चोर में रिया दिखी। इसके अलावा 2018 में रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में लीड रोल किया। रिया की आने वाली फिल्म चेहरे हैं जो रिलीज होने के तैयार है, मगर फिलहाल रिया की पहचान बदलती दिख रही है। रिया चक्रवर्ती के 1 साल के कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है और बता दें कि क्या कुछ वो अहम जानकारियां हाथ लगी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रिया के साथ जो जो आरोपी बनाए गए उनसे रिया ने कई बार लंबी बातचीत की है। तो रिया का कॉल डिटेल अब सार्वजनिक हो चुका है और इसमें क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं वो जरा आप देखिए। रिया के साथ जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, इस कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि इन तमाम लोगों से रिया चक्रवर्ती ने लंबी बातचीत की। चलिए जानते हैं कि रिया के कॉल डिटेल से निकले 14 बड़े खुलासे क्या हैं। इस दरमियान सुशांत सिंह राजपूत अपने बॉयफ्रेंड को उन्होंने 141 बार कॉल किया। साथ ही सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बात की है। इसके अलावा पिता से 1122 बार कॉल पर बात की है। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया है। अपने भाई से 800 बार फोन पर रिया चक्रवर्ती ने बात की। रिया ने अपनी मां से 890 बार फोन पर बात की। साथ ही सुशांत के सेक्रेटरी से रिया ने 148 बार बात की। महेश भट्ट से रिया ने 16 बार बात की। मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 4 बार बात हुई थी। साथ ही एक बार मैसेज का आदान प्रदान भी हुआ था। डीसीपी और रिया के बीच 21 जून से 18 जुलाई के बीच बात हुई है। मुंबई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती से 5 बार फोन पर बातचीत हुई है, ये कहना है डीसीपी का। जांच और समन भेजने के लिए ये कॉल किए गए थे, डीसीपी ने ये बात कही। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता अमित राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित,
सुशांत मामले में एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं और सबसे बड़ी अपडेट है कि पिछले 7 घंटे से रिया चक्रवर्ती से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। अब तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर ईडी का शिकंजा जो है लगातार रिया चक्रवर्ती पे कटता चला जा रहा है। ईडी ने 5 साल के आईटीआर रिटर्न की जानकारी मांगी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास अभी दस्तावेज नहीं है, अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मेरी लीगल टीम जो सारे दस्तावेज आपको भेजेगी। फिर उनसे ये पूछा गया जिन कंपनियों में आप डायरेक्टर थी उसकी क्या डिटेल है आपके पास, आप जो कंपनियां बनी है या जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी पूरी जो है कॉपी है आपके पास। उन्होंने कहा मैंने लाना जो है मैं भूल गई। तुरंत जो है शोभिक को जो है ईडी ने भेजा, आपने कहा कि तुरंत आप इन सारे दस्तावेजों को लेके आइए। शोभिक वहां से निकलते हैं और लगभग 1.5 घंटे में जो सारे दस्तावेजों को लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं। फिर मुंबई में जो प्रॉपर्टी है यानी जो घर खाली इलाके में लिया गया था वो घर लगभग 85 लाख का था, उसमें 25 लाख रुपए जो पे किए गए थे और 60 लाख रुपए का लोन जो है एचडीएफसी बैंक से था। इस बारे में भी जानकारी जो है हासिल की गई। और जो नवी मुंबई में फ्लैट है उसके पिता के नाम पे, वो फ्लैट की कीमत है 60 लाख रुपए और उसी फ्लैट के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनियां जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें से एक में रिया डायरेक्टर है और एक में शोभिक डायरेक्टर है। उसी फ्लैट की जांच पड़ताल के ईडी की एक टीम जो है वो नवी मुंबई भी पहुंची हुई है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और चौथी जो अहम जानकारी थी, आप जिस कंपनियों में आप डायरेक्टर हैं या को डायरेक्टर हैं या जो ओनर है उन कंपनियों की डिटेल जो मांगी गई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती लगातार जो है ईडी के सवालों से बचती हुई नजर आ रही है, यानी एक के बाद एक जो सवाल दाग रहे हैं ईडी के अधिकारी उनसे लगातार बचती हुई नजर आ रही है। इसी में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ईडी चलिए बेशक अभी वो सवालों से बच रही हैं, लेकिन उम्मीद यही कि पूरे मामले का खुलासा हो। और इन सब के बीच जाहिर है सुशांत केस को लेकर कई सवाल भी सुलग रहे हैं। सुशांत केस के तार अब दिशा सालियान से भी जुड़ रहे हैं, लिहाजा कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में कई सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 48 घंटे तक क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, सुशांत केस में 40 दिन बाद भी एफआईआर मुंबई में क्यों नहीं दर्ज हुई। रिया ने 16 जुलाई को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, फिर इनकार क्यों किया। सवाल नंबर 4, क्या सुशांत की डायरी से कुछ पन्ने गायब हुए, क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील का दावा है कि डायरी से कुछ पन्ने गायब हैं। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि डायरी के पन्ने में किसका नाम लिखा है। सवाल नंबर 5, डिप्रेशन को लेकर अलग अलग बयान क्यों, जबकि सुशांत के असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। जाहिर है जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सुशांत केस का सस्पेंस बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और वो अपील क्या कुछ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें, सुशांत केस में सीबीआई को एक पक्ष बनाने की अपील की गई है। आवेदन में केंद्र ने सीबीआई जांच का हवाला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। सुशांत केस में सीबीआई को एक पक्ष बनाने की अपील की गई है। मुंबई में क्वारंटीन खत्म होने के बाद विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस पर बड़ा तंज कसा है। विनय तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि क्वारंटीन उन्हें नहीं बल्कि सुशांत केस की जांच को मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन किया था। सुप्रीम कोर्ट में फजीहत और बिहार पुलिस के दबाव के बाद बीएमसी झुकी और आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद विनय तिवारी मुंबई से पटना आ रहे हैं।
कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया और बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है, वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था, और वो भी मुझे नहीं किया था, मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था। कोई भी एजेंसी हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ के हालात की। लगभग आधा बिहार बाढ़ से परेशान है। कई इलाकों में अब भी जल जमाव से लोगों की दिनचर्या बेपटरी है। सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में लगी है, लेकिन त्रासदी ऐसी है कि कई जगहों पर अब भी सरकार के मदद की दरकार है। बिहार में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है, लोग परेशान हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी बाढ़ पीड़ितों को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार खुद बगहा और आसपास के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने पिपरासी तटबंध का भी जायजा लिया और वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के फाटकों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने अभियंताओं और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लॉकडाउन में घर लौटे लोगों के रोजगार पर भी चर्चा की। पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें इस कदर जर्जर हो गई हैं कि बाइक का भी चलना मुश्किल हो गया है और लोग ट्रैक्टर के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। कितना दूर से पैदल अभी आ रहे हैं? 2 किलोमीटर से। कोई आने जाने का कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं। ट्रैक्टर वाला 700 रुपए मांग रहा है। नाव वगैरह नहीं है? कुछ नहीं। सरकारी नाव वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है भाई। जा रहे हैं, अपना पेट्रोल से डीजल से चला रहे हैं। हम भाड़ा लेते हैं। कितना लेते हैं गाड़ी से? एक गाड़ी के 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई 40 देता है, कोई फ्री में ले जाते हैं। बाढ़ से दरभंगा भी बेहाल है। कुशेश्वर स्थान के कई इलाकों में समंदर जैसे हालात हो गए हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। पानी ने इलाके में कब्जा जमा रखा है। खेत खलिहान से लेकर लोगों के घर बार तक सब डूबे हैं। यहाँ करीब 1000 की आबादी प्रभावित है, लेकिन अब तक यहाँ कोई सरकारी नाव नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की संख्या 14 लाख के करीब हो गई है। 14 प्रखंडों के पीड़ित परिवार मिठन सराय के पास NH57 पर शरण लिए हुए हैं। प्लास्टिक का ये पन्नी मिला है, 20% लोगों को अभी भी नहीं मिला है। भोजन दोनों शाम मिल रहा है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में नदियों का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताराबारी चनकीवाड़ 2 में कनकई के कटाव से सहमे लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़कर कुछ सामान बचा ले जाने की जुगत में जुटे हैं। इधर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में लोगों को पानी से परेशानी नहीं बल्कि आसानी हो रही है। सूखे के समय में जहां लोगों को बाजार में जाने में घंटों लगते थे, पानी के बीच महज कुछ देर में ही लोग पहुंच जा रहे हैं। शायद इसलिए यहाँ नाव को लाइफलाइन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।